मार्वल और डीसी के फैंस में से कई लोगों ने तो कभी ना कभी सोचा ही होगा कि अगर मार्वल के अवेंजर्स और डीसी की जस्टिस लीग के बीच मुकाबला हो तो जीत किसकी होगी। और हमें अगर ऐसा कुछ मूवीज़ में देखने को मिल जाए तो और भी मज़ा आ जाएगा। लेकिन मार्वल ने बहुत पहले से ही अपनी खुद की जस्टिस लीग टीम बना रखी है और उन्हें अवेंजर्स के खिलाफ लड़ाया भी है। मैं बात कर रहा हूँ स्क्वाड्रन सुप्रीम की, जिसके कैरेक्टर्स को देख के और उनकी पावर्स के बारे में जान के फैंस को ये साफ साफ समझ में आ जाएगा कि ये कैरेक्टर्स डीसी की जस्टिस लीग की नकल है। हालांकि अभी मार्वल जिस स्क्वाड्रन सुप्रीम को दिखाता है वो तो एक सुपर हीरो टीम है, लेकिन शुरुआत में मार्वल ने स्क्वाड्रन सिनिस्टर को दिखाया था, जो कि एक दूसरे यूनिवर्स से हैं और इसी टीम के इविल वर्जन है। इस सब की शुरुआत तब हुई थी जब प्रिंसेस रवोना ने कैंग को एक गोली लगने से बचाया था, लेकिन इसकी वजह से वो खुद घायल हो गई थी, जिसके बाद वो बस एक अधमरी हालत में बची हुई थी और कैंग उसे वापस जिंदा नहीं कर पा रहा था। इस वजह से कैंग कहता है कि मेरी राजगद्दी तो बस एक मजाक है, बस किसी तरह मेरे पास अगर ज़िंदगी और मौत की ताकत होती। जैसे ही कैंग ये कहता है तभी उसके सामने एक लंबा सा आदमी आ जाता है, जिसकी आंखें देख के कैंग को ऐसा फील होता है जैसे इसने गैलेक्सीज़ को मरता हुआ देखा हो। और ये कहता है कि जब लोग मुझसे मिलते हैं तो मुझे ग्रैंड मास्टर बुलाते हैं, और जब मुझसे अलग होते हैं तो मुझे दुख बुलाते हैं। लेकिन ये पहेली किसी और दिन के लिए। मैंने सुना कि तुम्हें ज़िंदगी और मौत की ताकत चाहिए। अगर आपने थॉर रैग्नारॉक मूवी देखी है तो आप ग्रैंड मास्टर को ऑलरेडी जानते होंगे, क्योंकि उसने उस फिल्म में कॉन्टेस्ट ऑफ चैम्पियंस चलाया था, जिसमें थॉर और हल्क एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। लेकिन कॉमिक्स वाला ग्रैंड मास्टर मूवी वाले से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। ग्रैंड मास्टर कैंग को एक शतरंज जैसे खेल में चैलेंज करता है, जिसमें जीतने पर कैंग को ज़िंदगी और मौत की ताकत मिलेगी, लेकिन हारने पर पूरा अर्थ बर्बाद कर दिया जाएगा। ये बात साबित करने के लिए ग्रैंड मास्टर वहीं पे कैंग के दो गार्ड्स को गायब करते हुए दिखाता है, जैसे वो कभी थे ही नहीं। इसलिए कैंग अवेंजर्स को अपने चैंपियंस बना देता है इस मुकाबले के लिए, और अवेंजर्स दुनिया की रक्षा के लिए ही ऐसा करने को मान जाते हैं। मुकाबला शुरू होते ही ग्रैंड मास्टर उन्हें भेज देता है स्क्वाड्रन सिनिस्टर से लड़ने। इसके मेंबर्स होते हैं हाइपीरियन, नाइट हॉक, विजर और डॉक्टर स्पेक्ट्रम। इनमें से नाइट हॉक बैटमैन की तरह काफ़ी एथलेटिक है, हाइपीरियन सुपरमैन की तरह सुपर स्ट्रॉन्ग है, उड़ सकता है और हीट विजन की तरह एटॉमिक विजन इस्तेमाल कर सकता है। डॉक्टर स्पेक्ट्रम के पास ग्रीन लैंटर्न की रिंग की तरह एक पावर प्रिज्म है, और विजर फ्लैश की तरह सुपर फास्ट बन जाता है एक कैप्सूल खा के। इन चारों सुपर विलन्स को खुद ग्रैंड मास्टर ने टाइम में पीछे जाकर इनकी पावर्स दिलाई थी। के मुकाबले के लिए अर्थ की चार सबसे फेमस मॉन्यूमेंट्स को चुना जाता है। इसलिए सबसे पहले आयरन मैन उड़ के ताजमहल की तरफ बढ़ता है, जहाँ पे उसका मुकाबला डॉक्टर स्पेक्ट्रम से होता है, जो कि अपने ज़िंदा पावर प्रिज्म की मदद से उस पर बीम शूट करता है और हैमर्स जैसी चीज़ें बना के उस पर हमला करता है। लेकिन आयरन मैन के रिपल्सर्स उस पर काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो एक पॉलीक्रोमेटिक शील्ड से अपने आप को बचा सकता है। इसलिए आयरन मैन अपने आर्क रिएक्टर, ओ वेट, उस वक्त तो आर्क रिएक्टर्स होते ही नहीं थे, तो आयरन मैन अपने इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से अल्ट्रा वायलेट रेज उस पर शूट करता है, जो कि डॉक्टर स्पेक्ट्रम की कमज़ोरी थी, और इस तरह आयरन मैन की जीत होती है। दूसरी तरफ थॉर अपने हैमर की मदद से बाकी अवेंजर्स को अपनी अपनी लोकेशंस पे भेज देता है, जिनमें से कैप्टन अमेरिका स्टैचू ऑफ लिबर्टी पे पहुंच जाता है, जहां पे नाइट हॉक उसे कैप्चर कर लेता है और अपने शिप में लेके जाता है। ये शिप बिल्कुल बैटमैन की उड़ने वाली बैटविंग की तरह है, और इस पे नाइट हॉक स्टैचू ऑफ लिबर्टी को उड़ाते हुए लेके जाता है। जब नाइट हॉक कैप्टन अमेरिका पे एक एक्सप्लोसिव फेंकता है तो कैप्टन अपने शील्ड से उसे ब्लॉक कर देता है, और इस धमाके की वजह से खुद नाइट हॉक बेहोश हो जाता है। इसके बाद जब थॉर स्फिंक्स में पहुंचता है तो उसका मुकाबला हाइपीरियन से होता है, जो उससे कहता है कि वो इंसानों से नफरत करता है, क्योंकि उसकी दुनिया एक एटम हुआ करती थी, लेकिन ये वो पहला एटम था जिसे इंसानों ने एक साइक्लोट्रॉन से स्प्लिट किया था। इस वजह से हाइपीरियन की पूरी दुनिया बर्बाद हो गई और वो बस इकलौता ज़िंदा बच गया किसी वजह से, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर ने उससे बड़ा और पावरफुल कर दिया, और इसलिए अब वो ग्रैंड मास्टर के लिए लड़ रहा है। वैसे तो हाइपीरियन थॉर पे बहुत भारी पड़ता है, लेकिन उसके भारी भरकम अटैक्स को थॉर अपने हैमर से ब्लॉक कर देता है, जैसे कि उसकी एटॉमिक विजन को। और फिर थॉर अपने हैमर से ही हाइपीरियन को एक तूफान में ट्रैप कर देता है और उससे वापस छोटा कर देता है और ग्लास के एक बॉल में ट्रैप कर देता है आसपास की सैंड के ज़रिए। इसके बाद हॉक आए, जो कि अब गोलायथ रहता है क्योंकि पिम पार्टिकल्स की मदद से वो बड़ा हो चुका था, वो पहुंच जाता है बिग बेन में, जहां पे उसकी मुलाकात ब्लैक नाइट से होती है। अगर आप नहीं जानते तो ब्लैक नाइट इटर्नल्स मूवी में हमें दिख चुका है, इसलिए लास्ट में हमें उसकी तलवार भी दिखाई गई थी। यहाँ पे उनका सामना होता है विज़र से, जो कि अपनी तेज़ रफ्तार से गोलायथ पर भारी पड़ रहा होता है, लेकिन ब्लैक नाइट उससे पीछे से वार करके हरा देता है, और इसी तरह सारे अवेंजर्स की जीत हो जाती है स्क्वाड्रन सिनिस्टर से।
लेकिन क्योंकि इस आखिरी मैच में ब्लैक नाइट ने दखलंदाजी की थी, इसलिए ग्रैंड मास्टर इस जीत को काउंट नहीं करता है और अवेंजर्स को एक दूसरे मुकाबले के लिए भेज देता है इन्वेडर्स के खिलाफ, जो कि रहता है वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के कैप्टन अमेरिका, नेमोर और ह्यूमन टॉर्च। फिर जब अवेंजर्स इनसे भी जीत जाते हैं तो ग्रैंड मास्टर उनकी दुनिया को बख्श देता है और कैंग को उसका प्राइज़ चूज़ करने देता है, लेकिन उसे सिर्फ लाइफ या फिर डेथ की पावर्स में चूज़ करना पड़ता है। पहले तो कैंग लाइफ की ताकत से रेवोना को वापस ज़िंदा करना चाहता था, लेकिन आखिर में वो अवेंजर्स को मारने की ताकत चुनता है और फिर अवेंजर्स पे हमला करने लगता है। लेकिन तभी ब्लैक नाइट आके कैंग को हरा देता है, जिस पर कैंग की पावर्स काम नहीं करती है क्योंकि ब्लैक नाइट एक अवेंजर नहीं था और कैंग ने सिर्फ अवेंजर्स को मारने की पावर चूज़ की थी। और इसी तरह एक बार फिर अवेंजर्स की जीत होती है और इसके बाद ब्लैक नाइट को भी एक अवेंजर बना लिया जाता है। तो ये थी स्क्वाड्रन सिनिस्टर की कहानी। आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।